आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या सेठी। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। यमन के हूतियों ने ड्रोन अटैक कर इजराइल को दहलाया, मची भारी तबाही, 27 से ज्यादा लोग बुरी तरह जख्मी। जेल से रिहाई के बाद बोले आजम खान, तंजिया लहजे में मुखालिफों को दिया सख्त पैगाम। दिल्ली दंगे मामलों में ताहिर हुसैन की जमानत याचिका खारिज, हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला। IB ऑफिसर मर्डर से जुड़ा है मामला। आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद फैला कई सूबों में, मुस्लिम उलेमा ने जताया सख्त एहतजाज। आई लव मोहम्मद पर बोले ST हसन, अकीदत का इजहार करना जुर्म नहीं। लद्दाख में पुरतशद्दुद मुजाहिरे, अब तक 4 की मौत और दीगर हुए जख्मी। हरियाणा की औरतों को हर महीने मिलेंगे 2100 रुपए, आज से दीनदयाल लाडो लक्ष्मी स्कीम की शुरुआत। बिहार चुनाव में इत्तेहाद और फलाही स्कीमों पर टिकी तस्वीर, मुस्लिम वोट बैंक अब भी महागठबंधन के साथ मजबूत। फिलिस्तीन पर सोनिया गांधी का मरकजी हुकूमत पर हमला, भारत को फिलिस्तीन पर करनी चाहिए क़यादत। ट्रंप और PM मोदी की होगी मुलाकात, भारत से रिश्तों पर अमेरिका का बड़ा बयान। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ OIC में उगला जहर, उर्दोगान ने भी UN में उठाया कश्मीर का मुद्दा। नाजरीन, हमें ऐसा खदशा है कि सच्ची खबरें दिखाने में हमें जल्द ही चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और हमारे YouTube चैनल तहजीब TV को टर्मिनेट भी किया जा सकता है। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि हमारे नए चैनल जिसका नाम है तहजीब TV ऑफिशियल, आप उसे अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर हमारा ओरिजिनल चैनल तहजीब TV किसी भी वक्त टर्मिनेट हो जाए तो आप आसानी से हमारे बैकअप चैनल से जुड़ सकें। हमारे नए चैनल तहजीब TV ऑफिशियल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शुक्रिया। यमन के हूतियों ने अब तक का सबसे खतरनाक ड्रोन अटैक कर इजराइल को एक बार फिर बुरी तरह दहला दिया है। ये सरप्राइज ड्रोन अटैक इतना घातक था कि इसने कब्जे वाले इलाके में भारी तबाही मचाई, जिसमें 27 से ज्यादा इजरायली सेटलर्स के जख्मी होने की इत्तिला है। वहीं दर्जनों इजरायली ऐसे भी हैं जो संजीदा तौर पर जख्मी हुए हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ कि यमन के इस हमले ने इजरायली एयर डिफेंस की नाकामी को एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने उजागर कर दिया। ईरान पर फिर से हमला करने की धमकी देने वाले इजरायली PM नेतन्याहू के खोखले दावों की यमन ने धज्जियां उड़ा दी हैं। गजा यमन ईरान को दूर का चलाने की धमकी देने वाला इजरायली PM इस वक्त पूरी दुनिया में अकेला पड़ चुका है। फिलिस्तीन को जहां दुनिया के कई देश तस्लीम कर चुके हैं, वहीं हमास हूती के ताबड़तोड़ हमले भी मुसलसल जारी हैं। यमन दुनिया से कई अपने वादों को निभा रहा है। इजरायली बमबारी के बावजूद यमन लगातार इजरायल पर मिसाइल और ड्रोन अटैक कर नेतन्याहू को नाकोचनी चबवा रहा है। इसी कड़ी में हूती ने इजरायल के कब्जे वाले इलाकों में एक बड़े ड्रोन अटैक का ऐलान किया है। अल मयादीन की खबर के मुताबिक यमनी फौज ने ऐलान किया कि उन्होंने जुनूबी मकबूजा फिलिस्तीन के इलाज में 2 इजरायली मकबूजा मकामात को निशाना बनाकर एक काबिल जिक्र फौजी कार्रवाई अंजाम दी है। यमनी फौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याह्या सारी ने बयान दिया कि यमन की एयरफोर्स टीम ने 2 ड्रोनों का इस्तेमाल करके ये ऑपरेशन अंजाम दिया, जिसने दुश्मन के 2 ठिकानों पर कामयाबी से हमला किया। उन्होंने तस्दीक की कि इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम यमनी ड्रोनों को रोकने में नाकाम रहा। इजरायली मीडिया के मुताबिक ड्रोन धमाके में कम से कम 27 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए, जिनमें दर्जनों की हालत नाजुक बताई जा रही है। चैनल 12 के मुताबिक ड्रोन शहर के मुताबिक सियाहती इलाके क्लब होटल में जा गिरा। इस वाक़े के साथ ही 2 धमाकों की आवाजें सुनी गयी और पूरे इलाके में सायरन बज उठे। इजरायली फौज के रेडियो ने तस्दीक की कि यमन से दागा गए ड्रोन को रोकने की कोशिश में 2 मिसाइलें चलाई गईं, मगर हमले नाकाम रहे। फौज ने एयर डिफेंस सिस्टम की नाकामी की जांच शुरू कर दी है। ये एक हफ्ते से भी कम वक्त में यमन का दूसरा बड़ा हमला है। बीते जुमेरात इलियट के नवे होटल के करीब एक और ड्रोन धमाका हुआ था, जिससे इजरायल में खासा नुकसान पहुंचा, मगर कोई बड़ी हलाकत नहीं हुई। इजरायल पर हमले के हवाले से हूती तर्जुमान याह्या सारी ने इस बात पर भी जोर दिया कि ये हमले फिलिस्तीनी आवाम की हिमायत में अंजाम दिए गए हैं। उन्होंने गजा में इजरायली दुश्मन की जानिब से किए गए कत्लेआम का बयान करते हुए कहा कि ये कार्रवाई यमन के खिलाफ इजरायली जारिहाना हरकतों का जवाब है। उधर फिलिस्तीनी ग्रुप हमास ने फिलिस्तीनी अथॉरिटी की जमकर क्लास लगा डाली। प्रेस TV के मुताबिक फिलिस्तीनी ग्रुप हमास ने रेजिस्टेंस के सरेंडर की अपील करके इजरायल की मांगों के आगे झुकने पर फिलिस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास की सख्त मजम्मत की और यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस में उसके बयान को अफसोसनाक करार दिया है। हमास के सीनियर एहलकार इज्जत अल रिश ने कहा कि अब्बास का बयान मजम्मत के लायक है और इस बात पर जोर दिया कि PA चीफ का बयान निहायत अफसोसनाक है। हमास के रहनुमा ने आगे वाज़ेह किया कि इस किस्म के बयान ऐसे वक्त में आए हैं जब फिलिस्तीनी आवाम पर इजरायल की तरफ से लगातार हमले हो रहे हैं। अल रिश्क ने इस बात पर जोर दिया कि अब्बास ने ऐसी बातें उस वक्त की जब अमेरिका ने उसे UN की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़ाती तौर पर शरीक होने से रोक दिया था, जबकि तेल अवीव ने खुलेआम फिलिस्तीनी रियासत के दर्जे और वहाँ जारी यहूदी बस्तियों के विस्तार को सिरे से ठुकरा दिया था। सपा लीडर आजम खान पिछले 23 महीनों से जेल में बंद थे। सपा लीडर पर सरकारी जमीनों पर गैर कानूनी कब्जा करने, जन्म सर्टिफिकेट में धोखाधड़ी और नफरत भरी तकरीर देने के इल्जाम लगे हैं। इस दौरान आजम खान ने बड़े बयान दिए हैं। उत्तर प्रदेश के साबिक कद्दावर लीडर आजम खान 23 महीने बाद जेल से रिहा हो गए हैं। इन सब के बीच अटकलें लग रही थीं कि आजम खान समाजवादी पार्टी से नाता तोड़कर BSP में शामिल हो सकते हैं। इन अटकलों के बीच आजम खान ने अपनी खामोशी तोड़ी है।
आजम खान ने कहा, जहां तक मुकदमों की बात है, अगर उन मुकदमों में कोई भी दम होता तो आज मैं बाहर नजर नहीं आता। मुझे उम्मीद है कि निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मुझे इंसाफ मिलेगा। एक दिन मैं बरी हो जाऊंगा। इसी दौरान एक सहाफ़ी ने पूछा कि क्या ये तय है कि आप सपा में बने रहेंगे। चर्चाएं थीं कि आप नाराज़ हैं और बसपा के राब्ते में हैं। इसके जवाब में आजम खान ने कहा, सपा में ना रहने का सवाल ही कहाँ है, मैं बेवकूफ़ हूँ, लेकिन इतना बेवकूफ़ नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2020 के दिल्ली फसादात में आईबी अफसर अंकित शर्मा के कत्ल के मुलजिम और साबिक कॉरपोरेटर ताहिर हुसैन की जमानत दरख्वास्त को रद्द कर दिया। अदालत ने मामले की संगीनियत और अमनो अमान की सूरत हाल का हवाला देते हुए ताहिर हुसैन को किसी भी किस्म की राहत देने से इनकार कर दिया। साल 2020 के दिल्ली दंगे के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो के मुलाजिम अंकित शर्मा के कत्ल के मामले में मुलजिम और साबिक कॉर्पोरेट ताहिर हुसैन को आज बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज उनकी जमानत दरख्वास्त को सख्ती से खारिज कर दिया। दिल्ली हाईकोर्ट की बेंच ने अपने हुक्म में कई अहम नुक्ते उठाए। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने ताहिर हुसैन की अर्जी पर समाअत करते हुए सख्त रिमार्क दिए। उन्होंने कहा, यह जमानत दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है। अदालत ने यह फैसला मुलजिम की गिरफ्तारी और मामले की संगीनियत को मद्देनजर रखते हुए सुनाया। कानपुर में आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पोस्टर का विवाद अब कई सूबों में फैल गया है। मुस्लिम बिरादरी ने एफआईआर को गैर मुनासिब करार देते हुए एहतजाज दर्ज कराया। पुलिस और इंतजामिया की कार्रवाई को लेकर इंसानी हुकूक तंजीमें उल्मा के साथ कई आमो खास एहतजाज कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में इस महीने की शुरुआत में ईद मिलादुन नबी के पाक मौके पर आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पोस्टर और पुलिसिया एक तरफा कार्रवाई को लेकर शुरू हुआ विवाद अब कई सूबों तक फैल गया है। इसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तेलंगाना और महाराष्ट्र भी शामिल है। इस मामले में मुल्क की माली राजधानी मुंबई में भी मुस्लिम उलमा और बिरादरी के लीडरों ने एहतजाज दर्ज कराते हुए कानपुर पुलिस के जरिए दर्ज मुकदमात वापस लेने का मुतालबा किया है। मुंबई के मलवानी थाने में मौलाना और दीनी तालीम देने वाले टीचरों ने एक मेमोरेंडम सौंपते हुए कानपुर पुलिस के जरिए मुस्लिम नौजवानों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को गैर मुनासिब करार दिया। समाजवादी पार्टी के साबिक रुकने पार्लियामेंट डॉक्टर एसटी हसन ने आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखे बैनरों और जुलूसों पर उठे तनाज़ों को एक हसास मुद्दा बताते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार गुनाह नहीं माना जा सकता और पुलिस को सख्ती से बचना चाहिए। समाजवादी पार्टी के मुरादाबाद से साबिक रुकने पार्लियामेंट डॉक्टर एसटी हसन ने आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखे बैनरों और जुलूसों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि इस मुद्दे को हसास तरीके से संभालना जरूरी है, वरना इसके असरात बैनुल अक़वामी सतह पर पड़ सकते हैं। उन्होंने साफ किया कि रसूल पाक से मुसलमानों की मोहब्बत का इजहार जुर्म नहीं माना जा सकता और पुलिस को ऐसे मामलों में ज्यादा सख्ती नहीं दिखानी चाहिए। डॉक्टर हसन ने कहा कि किसी भी मजहब को मानने वालों को अपने गॉड या पैगंबर से मोहब्बत जताने का इख्तियार है। उन्होंने कहा कि अगर कोई आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखता है तो इसमें बुराई क्या है, बल्कि ये तो अच्छा होता कि मुसलमान के हाथ में जय श्री राम का बैनर भी हो और हिंदू के हाथ में आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बैनर भी होता। गुजरात के गांधीनगर के बहियल गांव में आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जय महादेव के पोस्ट को लेकर दो बिरादरियों में शदीद झड़प हो गई। इस फसाद में 2 पुलिस गाड़ियों समेत 8 सवारियों को आग के हवाले कर दिया गया और संगबारी की गई। गुजरात के गांधीनगर में सोशल मीडिया पर जय महादेव और आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पोस्ट को लेकर इख्तलाफात पैदा हो गया। हुआ यूं कि एक नौजवान ने आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पोस्ट के जवाब में जय महादेव लिखकर पोस्ट डाला। इसी से तनाज़ा शुरू हुआ और दहेगाम के बहियल गांव में 2 कौमों के दरमियान हिंसक झड़प छिड़ गई। देर रात बहियल में दोनों जानिब से हुई झड़प ने पूरे इलाके को शदीद तनाव में डाल दिया। आवाम का कहना है कि इतनी बड़ी तकरार दरअसल सोशल मीडिया पर एक स्टेटस डालने जैसी छोटी सी बात से शुरू हुई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक बहियल गांव में गरबा का प्रोग्राम जारी था। उसी दौरान दोनों बिरादरियों में टकराव हो गया। झड़प के दौरान संगबारी से गरबा खेलने आए लोगों में भगदड़ मच गई। मुरादाबाद जिला कलेक्ट्रेट पर डीएम दफ्तर पहुंचकर मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं ने डीएम से मुलाकात की है। इसके साथ ही एक मेमोरेंडम सदरे हिंद के नाम भेजा गया है। मेमोरेंडम में मांग की गई है कि जिस तरह से कानपुर में मुस्लिम बिरादरी के लोगों पर पुलिस ने मुकदमे दर्ज किए हैं, उन मुकदमों की बिना फर्क जांच की जाए। इसके साथ ही बेगुनाहों को छोड़ा जाए। यही है कि जो मसाइल चल रहे हैं, जहाँ कहीं इंतशार है उसको ख़त्म किया जाए और सब मिलकर काम किया जाए। हमारे अंदर इंतशार नहीं होना चाहिए, सब मिलकर काम करना चाहिए। किसी मकाम पर भी हो, हमारा हिंदुस्तान सबका है, सब मिल कर के सब हिंदुस्तानी है। मोहब्बत से रहें, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मिल कर के रहें, इसमें इंतशार नहीं होना चाहिए। हम कभी शासन प्रशासन से मुतालबा नहीं करते, हम अनुरोध करते हैं, गुजारिश करते हैं और नेम और उसूल की रोशनी में कार्रवाई करने
का निवेदन करते हैं। वो हमने अपने मेमोरेंडम में निवेदन किया है। वो मेमोरेंडम आपके पास पहुंच गया है, आप उसको पढ़ लीजिए माननीय राष्ट्रपति महोदया के नाम से। लेह में जबरदस्त तसादुम भड़क उठा है। यहाँ हुए पुरतशद्दुद मुजाहिरे की वजह से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं कई लोग जख्मी भी हुए हैं। मरकज के जेरे इंतजाम लद्दाख को रियासत का दर्जा देने की मांग को लेकर बुध को शुरू हुआ एहतजाज तशद्दुद, आगजनी और सड़कों पर झड़प में बदल गया। इस दौरान 4 लोगों की मौत हो गई और कम से कम 80 लोग जख्मी हो गए। समाजी कारकुन सोनम वांगचुक लद्दाख को लेकर बीते कई महीनों से अलग अलग तरह से मुजाहिरे कर रही थी। अब तलबा उनके हिमायत में सड़कों पर उतर आए हैं। एहतजाज के दौरान 40 पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए हैं। हालात को काबू में लाने के लिए शहर भर में भारी तादाद में तैनात पुलिस और नीम फौजी दस्तों ने आंसू गैस के गोले दागे। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता ने लेह में हुए तशद्दुद की सख्त मजम्मत की। उन्होंने खबरदार किया कि मरकज के जारी इंतजाम इलाके में अमन खराब करने के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा, हम जानते हैं कि जमहूरियत में सभी को अपनी बात रखने का हक है, यहाँ तक कि भूख हड़ताल भी जमहूरियत की रिवायतों का हिस्सा है। लेह लद्दाख तशद्दुद को लेकर वजारत दाखिला संजीदा है। इत्तला के मुताबिक इस तशद्दुद में कई लोगों के मरने की खबर है। लेह वजारत दाखिला लेह शहर में कानूनी सूरत हाल के बारे में एक बयान जारी किया है। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने तशद्दुद भड़काने के लिए सीधे तौर पर जलवायु कारकुन सोनम वांगचुक और शहर में भूख हड़ताल पर बैठे लोगों की तरफ से दिए गए बयानों को जिम्मेदार ठहराया है। वजारत दाखिला के बयान में कहा गया, सोनम वांगचुक ने 10 सितंबर 2025 को छठी अनुसूची और लद्दाख को अलग रियासत दर्जा देने के मुतालबे को लेकर भूख हड़ताल शुरू की थी। ये बात सबको मालूम है कि हुकूमत हिंद लेह और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ खास तौर से जुड़ी हुई है। आला इख्तियारती कमेटी और जेली कमेटी के साथ कई बैठकें हुई और लीडरान के साथ भी कई बैठकें हुई। इस तरीके से बातचीत के अमल ने लद्दाख अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्वेशन को 45% से बढ़ाकर 84% करने, काउंसिलों में 1/3 खवातीन को रिजर्वेशन देने और भोटी और पुर्गी को ऑफिशियल सरकारी जबान करार देना शामिल है। हरियाणा सरकार आज दीनदयाल लाडो लक्ष्मी स्कीम शुरू कर रही है, जिसके तहत अहम ख्वातीन को हर महीने 2100 रुपए मिलेंगे। सीएम नायब सिंह सैनी पंचकुला से मोबाइल ऐप लॉन्च करेंगे। हरियाणा की ख्वातीन के लिए आज बड़ा दिन है। नायब सिंह सैनी सरकार आज लाखों ख्वातीन के लिए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी स्कीम की शुरुआत कर रही है। इस स्कीम के तहत अहल ख्वातीन के बैंक खाते में हर महीने 2100 रुपए आएंगे। इस स्कीम में रजिस्ट्रेशन की शुरुआत आज से ही हो रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज पंचकुला से एक मोबाइल ऐप लॉन्च करेंगे, जिसके जरिए अहल ख्वातीन इस स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकती हैं। बिहार में होने वाले आइंदा असेंबली इंतखाबात एक बार फिर से रिवायती कारकों, जातीय हिसाब किताब, इत्तेहाद और फलाही स्कीमों पर मबनी नजर आ रहे हैं। एक नए सर्वे से ये वाज़ेह इशारा मिला है कि बिहार की सियासत में किसी बड़ी तब्दीली की बजाय वो ही रिवायती वोटिंग पैटर्न जारी रखने वाला है। हालांकि प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने इंतखाबी मंजरनामे में तीसरे कुतुब के तौर पर कुछ हद तक अज़्म यकीनी ज़रूर पैदा की है। ये सर्वे असंडिया बैटल ऑफ बिहार 2025 के उन्वान से किया गया है। इस सर्वे से ये भी मालूम होता है कि बिहार का सियासी मंजर अभी भी 2 खेमों महागठबंधन और एनडीए के दरमियान बटा हुआ है। रिवायती वोट बैंक अपनी जगह पर मजबूत दिखाई दे रहे हैं और उनमें ज्यादा हलचल नहीं है। बिहार की तकरीबन 17% मुस्लिम आबादी रिवायतन महागठबंधन के साथ रही है। सन 2020 में सीमांचल इलाके के कुछ वोट AIMIM को चले गए थे, जिससे महागठबंधन को नुकसान हुआ। 2020 में 75% मुस्लिम वोट महागठबंधन को मिला था, जो 2024 लोकसभा इंतखाबात में बढ़कर 83% हो गया। मुस्लिम बिरादरी में ये पैगाम साफ है कि AIMIM की वजह से वोट शटर होकर बट रहा है और बीजेपी को फायदा पहुंच रहा है। कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की लीडर सोनिया गांधी ने मोदी सरकार की फिलिस्तीन पर पॉलिसी को इंसानियत और अखलाकियात की तौहीन करार दिया। उन्होंने कहा कि भारत को इस मामले में क़यादत दिखानी चाहिए। कांग्रेस पार्लियामानी पार्टी की लीडर सोनिया गांधी ने फिलिस्तीन मुद्दे पर मोदी सरकार की पॉलिसियों पर सख्त तनकीद की है। उन्होंने कहा कि सरकार का रवैया इंसानियत और अखलाकियात की तौहीन से भरा हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार के कदम मुल्क के बुनियादी तौर पर स्ट्रैटेजिक मफाद के बजाय पीएम नरेंद्र मोदी और उनके इजराइल पर मनसब बेंजामिन नेतन्याहू के बीच जाती दोस्ती से मुतासिर लगते हैं। सोनिया गांधी ने कहा कि फिलिस्तीन के मुद्दे पर भारत को क़यादत दिखाने की जरूरत है। सरकार के रद्दे अमल में गहरी चुप्पी और इंसानियत
अखलाकियात दोनों का फुकदान शामिल है। उन्होंने आगे लिखा, यह जाति सिफारतकारी कभी भी मजबूत नहीं हो सकती और भारत की खारजा पॉलिसी उसूलों की रहनुमाई नहीं बन सकती। इस कोशिश में खास तौर से अमेरिका में हाल के महीनों में सबसे जिल्लत आमेज तरीके से नाकाम हुए हैं। अमेरिका के महकमा खारजा के एक सीनियर अफसर ने पीएम मोदी और सदर ट्रंप के बीच बैठक के बारे में मुस्बत इशारे दिए हैं। अमेरिकी महकमा खारजा के एक सीनियर अफसर ने पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच बैठक के बारे में मुस्बत इशारे दिए हैं। अमेरिका ने कबूल किया है कि भारत के साथ रिश्ते सिफारती उतार चढ़ाव के दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन अफसरान का कहना है कि इसके बावजूद दोनों मुल्कों के रिश्ते मजबूत बने हुए हैं। अमेरिकी महकमा खारजा के एक सीनियर अफसर ने पीएम मोदी और सदर ट्रंप के बीच बैठक के बारे में भी मुस्बत इशारे दिए हैं। अफसर ने बताया कि क्वाड लीडरान के सरबराही इजलास की तारीख तय करने के लिए भी बातचीत चल रही है। ये इजलास इस साल के आखिर में या अगले साल की शुरुआत में हो सकता है। अफसर ने कहा, मुझे यकीन है कि आप दोनों की मुलाकात देखने को मिलेगी। उनके बीच बहुत ही अच्छे रिश्ते हैं। हमारे पास क्वाड समिट है और हम इसकी स्कीम पर काम कर रहे हैं। अमेरिका के टेक्सास में भगवान हनुमान जी के 90 फुट ऊंचे मुजस्सिमे को लेकर बड़ा तनाजा खड़ा हो गया है। ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के नेता अलेक्जेंडर डंकन ने इस मुजस्सिमे को लेकर बेहद नाकाबिले बर्दाश्त बयान दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि हम टेक्सास में एक झूठे हिंदू भगवान की झूठी मूर्ति को कैसे बनने दे सकते हैं। हम तो एक ईसाई देश हैं। एक दीगर पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के नेता जो टेक्सास का नुमाइंदगी करने के लिए सीनेट इंतखाब लड़ रहे हैं, उन्होंने बाइबल का हवाला देते हुए कहा कि मेरे सिवा तुम्हारा कोई और गॉड ना हो। तुम अपने लिए किसी भी तरह का मुजस्सिमा या किसी भी चीज़ की तस्वीर नहीं बनाओगे जो ज़मीन, आसमान या समुद्र में है। निर्गमन 20:3-4। डंकन के बयान को लेकर सोशल मीडिया पर जल्दी रद्देमल सामने भी आने लगा। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने इस बयान को हिंदू मुखालिफ और भड़काऊ बताया। ग्रुप ने टेक्सास में रिपब्लिकन पार्टी को भी बाज़ाब्ता इस वाक़े की इत्तला दी और उनसे इस मामले को सुलझाने की दरखास्त की। अमेरिका अभी तक भारत के लिए सख्त रवैया दिखा रहा था, लेकिन अब उसके सुर बदले बदले से नजर आ रहे हैं। अमेरिका के वजीर तवानाई क्रिस राइट ने कहा कि उनका मुल्क भारत के साथ एनर्जी ताउन को बढ़ाना चाहता है। अमेरिका अभी तक भारत के प्रति सख्त रवैया दिखा रहा था, लेकिन अब उसके सुर बदले बदले से नजर आ रहे हैं। अमेरिका के वजीर तवानाई क्रिस राइट ने बुध को कहा कि उनका मुल्क अपने शानदार इत्तेहादी भारत के साथ एनर्जी ताउन को बढ़ाना चाहता है, जिसमें कुदरती गैस, कोयला, एटॉमिक एनर्जी और खाना पकाने के साफ ईंधन शामिल है। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक राइट ने कहा, जब मैं इस ओहदे पर आया तब से मेरा ज्यादातर वक्त भारत के साथ काम करने में बीता है, जो दुनिया की सबसे बड़ा जमहूरियत, अमेरिका का एक शानदार इत्तेहादी, एक तेजी से बढ़ती मईशत और एक तरक्की याफ्ता समाज है, जिसकी एनर्जी की मांग तेजी से बढ़ रही है क्योंकि लोग अपने खुशहाली के मौके को बढ़ा रहे हैं। राइट ने भारत पर प्यार लुटाते हुए कहा, मैं भारत का बहुत बड़ा फैन हूं, हम भारत से प्यार करते हैं। ओआईसी की बैठक में पाकिस्तान ने एक बार फिर कश्मीर का मुद्दा उठाया और भारत पर इल्जाम लगाया। पाकिस्तान ने पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान पर भारतीय लीडरान के बयानों को इलाकाई अमन के लिए खतरा बताया। ओआईसी फोरम से पाकिस्तान ने भारत पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि भारत ने कश्मीरी कारकुनान और सियासी जमातों पर कार्रवाई की है। भारत ने कश्मीरी कारकुनान और सियासी जमातों की जायदादें जब्त की हैं, उन्हें बड़े पैमाने पर हिरासत में लिया है, सियासी सरगर्मियों को रोकने का काम किया है। पाकिस्तान ने दावा किया कि ये सभी कदम अवाम को दबाने के लिए उठाए गए हैं। पाकिस्तान के करीबी तुर्की ने भी अक़वाम मुत्तहिदा महासभा की बैठक में कश्मीर मुद्दा उठाया। राष्ट्रपति रेचेप तैयब एर्दोगन के इस बयान की भारत ने सख्त मजम्मत की। भारत का कहना है कि कश्मीर पूरी तरह से उसका अंदरूनी मामला है और इस पर किसी बाहरी मुल्क को बोलने का हक नहीं है। नाजरीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।